हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6। एनिमल ब्रीडिंग हम ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांट ब्रीडिंग की, तो जो एग्रीकल्चरल है, जो हमारे इस अर्थ में आज से 9000 से 11000 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। और उस टाइम पर केवल लोग इंडिविजुअली ही फूड प्रोडक्शन किया करते थे, मतलब जो भी चलता आ रहा था, ठीक है, कॉमर्शियली नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, अब लैंड तो उतनी ही है, तो धीरे धीरे इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी कि हम कैसे, किन टेक्निक्स का हम यूज़ करें ताकि हमें कम जगह पे भी ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो। तो इस तरह से यहाँ पर जिन टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ से हम अच्छी यील्ड वाली क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, वो सब हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसे करना इतना आसान नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक है। बट फिर भी जब ये सक्सेसफुल हो जाती है तो काफ़ी यूज़फुल होती है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट दैट आर सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ इन टर्म ऑफ देयर इकोनॉमिक यूज़। वही सब बातें जो मैंने भी आपको बताई कि नई प्लांट वेराइटीज़ का डेवलपमेंट करना जो सुपीरियर हो एग्जिस्टिंग ब्रीड से। जो एग्जिस्टिंग ब्रीड हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी, जैसे वीट है, मेज़ है, ठीक है, उससे और ज़्यादा सुपीरियर वेराइटीज़ को डेवलप करना ताकि हमें कम ड्यूरेशन में, कम लैंड में, कम मतलब जो भी है कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो। तो यही सब आपके केस के अंदर आती है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें किया क्या जाता है, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय इम्प्रूविंग देयर जेनेटिक मेकअप। तो जो जेनेटिक मेकअप होता है उसका हम ऑलरेडी मेंडल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है, और क्लास 11th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी हम अब कुछ टाइम पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि हमारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। जीन में कैरेक्टर्स होते हैं और अलग अलग एक ही कैरेक्टर्स के अलग अलग एलील्स होते हैं, जैसे हाइट है, आपका ड्वार्फ है, लॉन्ग है, ठीक है। तो इन एलील्स के मेकअप में जो जेनेटिक मेकअप है उनमें चेंजेस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्रॉप को यील्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका अंदर आता है प्लांट ब्रीडिंग के। अब चलिए बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों प्लांट ब्रीडिंग करने की ज़रूरत है। तो देखिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, ऑब्वियसली जो सब बातें हम कर चुके हैं कि इसका एक पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें हाई यील्डिंग जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो हमें प्राप्त हो, उनका डेवलपमेंट करना। सेकंड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी कैरेक्टर्स में भी उसकी क्वालिटी होना चाहिए, ताकि जो भी, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर अनाज की बात करें, सीरियल्स की बात करें, मिलेट्स की बात करें, तो उसका जो सीड है वो अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, ठीक है। उसका कलर हो, भले उसका शेप हो, उसका टेस्ट हो, तो ये अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़। ऑब्वियसली जब हम कोई भी प्लांट जब हम करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो हमें ऐसी ब्रीड डेवलप करनी है प्लांट्स की ताकि उसके अंदर रेसिस्टिविटी हो, ठीक है। कोई भी भले वो टॉलरेंस ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो भी चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है, जो भी हाई टेम्परेचर वगैरह होता है उसको झेलने के प्रति उनमें क्षमता हो, या फिर जो भी पेस्ट हैं जो उस पर अटैक करते रहते हैं, या फिर फंगल डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, इन सब के प्रति उनके अंदर रेसिस्टिविटी हो, तभी तो अगर प्लांट सही तरीके से ग्रो कर पाएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होगी। नेक्स्ट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ सम क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ये है कि किसी 1 ईयर में सपोज 6 महीने ड्यूरेशन है किसी प्लांट का, तो ऑब्वियसली हम एक साल में 2 ही टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इन ड्यूरेशन को कम कर दें, 6 की जगह इनको 4 महीने का कर दें, तो इस तरह से एक साल में 12 महीने होते, तो हम साल भर में 3 क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो
इसका मतलब क्या है, हमारा इकोनॉमिक यूज़ बढ़ गया। तो इसलिए ड्यूरेशन, अगर जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है अगर उसमें हम चेंजेस कर दें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फोटो इंसेंसिटिव एंड थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज़। ठीक है, मीन्स जो हाई टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसके प्रति, और जो थर्मो इंसेंसिटिव है, ठीक है, यहाँ पर इनको भी डेवलप करना। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव सिंक्रोनस मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव और रिड्यूस सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी आप सभी को पता होगा कि सीड हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो डॉर्मेंट रहे, ओके, ताकि वो ख़राब ना हो, और उसको ब्रेक भी करना ताकि जैसे ही हम उसको शो करें, बोए या लगाएं तो जल्दी से एक प्लांट में बन जाए। तो सीड डॉर्मेंसी को इम्प्रूव करना या फिर रिड्यूस करना। और लास्ट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। किसी भी प्लांट में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको भी एलिमिनेट करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे प्लांट ब्रीडिंग के। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, और ये जब आई थी आपकी 1960s में। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारी इंडिया है इसको आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। तो जब आज़ादी के बाद जो इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था भूखमरी का। ठीक है, कि कैसे हम क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करें कि जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़े और हमारे इंडिया में जो खाने की जो लागत है वो उसको कंप्लीट किया जा सके। तो ये मेन चैलेंज था हमारे इंडिया के पास। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको इस यूनिट स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने बताया था, MS स्वामीनाथन। तो ये साउथ के साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है इस प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, जिस इंडिया के पास पहले अपने खाने तक के लिए अनाज नहीं हुआ करता था वो दूसरों को एक्सपोर्ट करने के लायक इन्होंने बना दिया MS स्वामीनाथन ने। इन्होंने एक अनदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम किया था जिनका नेम था नॉर्मन E बोरलॉग, NE बोरलॉग। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर के ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया था। जब इन दोनों ने प्लांट ब्रीडिंग पर काम किया था तो चारों हरियाली आ गई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था क्रॉप्स, ये जो भी हमारी प्लांट से जो भी हमको यील्ड होता है, तो उस क्रांति को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ हम इन्होंने जो काम किया था, कुछ जैसे राइस है, शुगर केन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका पहले जो राइस है, ठीक है, या वीट है, वीट का जो प्रोडक्शन पहले 11 मिलियन हुआ करता था, 11 मिलियन टन, वो इंक्रीज़ हो गया आपके कब से कब तक की बात बता रही हूँ मैं, 1960 to 2000 तक। यानी कि इन 40 सालों में जो वीट का प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन से लेकर पहुंच गया था 75 मिलियन टन, और जबकि राइस का पहुंच गया था 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन। ये आपकी NCERT बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब वीट में इन्होंने क्या काम किया था इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वीट की बात हम करें तो वीट में देखो जो NE बोरलॉग थे, नॉर्मन E बोरलॉग थे, इन्होंने इसकी, ठीक है, 2 वैरायटीज़ को डेवलप किया था। क्या क्या नेम है उसका, सोनालिका एंड कल्याण सोना। इन 2 वैरायटीज़ को इन्होंने जन्म दिया था जो सेमी ड्वार्फ हैं। कैसे हैं, सेमी ड्वार्फ। देखिए अब सेमी ड्वार्फ का मतलब क्या है, पहले जो वीट हुआ करते थे बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। अब देखिए जब उनकी हाइट ज़्यादा है तो उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, और ये जहाँ किया था उस आपके इंटरनेशनल सेंटर जो है मैक्सिको में,
मैक्सिको में इंटरनेशनल सेंटर है वीट और मेज के लिए, वहाँ पर इसका इन्होंने डेवलपमेंट किया था। फिर इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में 1963 में। 1963 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वीट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए राइस की अगर हम बात करें तो राइस 1966 में इंडिया में आपका इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें आपकी दो वैरायटीज़ जो हैं जया एंड रत्ना, ठीक है, जिन्हें डेवलप्ड किया गया था IR8 से। IR8 से इन्हें डेवलप किया था, और कहाँ किया गया था? IRRI मीन्स इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया था, जो फिलीपींस में है। फिलीपींस में है इसका आप कह सकते हैं, मतलब जो आपका IRRI है फिलीपींस में, और ये दो वैरायटीज से इसमें से डेवलप की गई थी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। और ताइवान की भी एक वैरायटी है राइस की, जिसको इंडिया में फिर इंट्रोड्यूस किया गया था, और काफ़ी इससे आप कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था आपके वीट और राइस के केस में। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शुगर केन की, गन्ने की, शुगर केन। तो देखिए शुगर केन जिससे हमें शुगर मिलता है, ठीक है, तो इसकी दो वैरायटीज़ हैं। एक है आपका सैकेरम बारबेरी, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है मीन्स होता था, या हम कह सकते हैं। और दूसरी इसकी वैरायटीज़ थी सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये होता था साउथ इंडिया में। अगर इनकी हम क्वालिटी की बात करें तो जो सैकेरम बारबेरी था, इसका जो स्टेम होता था काफ़ी थिन होता था, थिन स्टेम वाला था, ठीक है। और दूसरा इसमें जो शुगर कंटेंट था वो काफ़ी लो होता था, लो शुगर कंटेंट, लो शुगर वाला ये गन्ना हुआ करता था। जबकि जो साउथ इंडिया में होता था गन्ना, वो काफ़ी उसकी जो थिक स्टेम होती थी, अगर थिक स्टेम है तो यील्डिंग ज़्यादा होगी, थिक स्टेम, और इसमें जो शुगर होता था काफ़ी हाई शुगर होता था, ठीक है, हाई शुगर क्वांटिटी होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये साउथ के इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकता था, ठीक है, तो इसको हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे। तो इन दोनों का क्रॉस करा के इनकी हाइब्रिड्स बनाई गई। फिर जो हाइब्रिड्स इनकी प्रोजेनी आई, वो थिक स्टेम वाली और हाई शुगर लेवल वाले, उसको सेलेक्ट कर लिया गया, और उसको फिर कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में लगाया गया, जो नॉर्थ इंडिया में भी सर्वाइव कर सकते थे। तो इस तरीके से शुगर केन की वैरायटीज़ को डेवलप किया गया था। उसी तरह से मिलेट्स की हैं, ठीक है। मिलेट्स क्या होते हैं? जो मोटा अनाज होता है, तो उसकी हाइब्रिड्स तैयार की गई, जैसे आपका मेज़ है, बाजरा है, ज्वार है, तो इनकी हाइब्रिड्स रेडी की गई, इनकी हाइब्रिड्स, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग थी। तो आई होप ये आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भाई ये प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे हैं, क्या इसके प्रोसीजर है, क्या इसके स्टेप्स हैं। तो हम अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे हैं। तो इसे मैं रफ करने जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये पहला स्टेप है, तो इसको मैं साथ में समझाती भी चलूँगी। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, कहीं भी हमें जाना हो या हमें कुछ बनाना हो, हमें भूख लगी है, सपोज जैसे हमारे अंदर भूख है, खाना कुछ नहीं है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि हमें क्या खाने का मन है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप सोचोगे कि हमें खाना क्या है,
तो सेम उसी तरह से कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कि आपको किसका प्लांट ब्रीडिंग करना है। प्लांट तो बहुत सारे हैं ना, तो सबसे पहले आप यही तो मन में बनाओगे कि किसकी प्लांट ब्रीडिंग करनी है, या फिर आप किस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर के आप प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट, जैसे सपोज में वीट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई आपके लॉन्ग, उनकी हाइट बहुत लॉन्ग थी, ठीक है, लेकिन उनके बीज बहुत अच्छे थे, और दूसरा ही वीट है जिसकी शॉर्ट हाइट थी लेकिन उसके जो बीज थे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो कुछ में कुछ अच्छी क्वालिटी है, कुछ में कुछ, तो हम उन दोनों प्लांट में से जो अच्छी वाली क्वालिटी है वो एक प्लांट में लाना चाहते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। देखिए सपोज एक वीट का प्लांट ए है या फिर 1 है, दूसरा 2 है, ये अनदर प्लांट है। ठीक है, इसमें एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इसके जो बीज हैं, सीड है, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं। लंबे होने का हमारा क्या ड्रॉबैक है? पहली बात तो ये मैच्योरेशन ड्यूरेशन, इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये देखो उसका स्टेम तो इतना पतला सा होता है, वो गिर जाएंगे। ठीक है, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन बीज इसका अच्छा है। और दूसरा ही प्लांट है जो शॉर्ट हाइट का है, तो शॉर्ट हाइट होगी तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन उसका कम होगा, लेकिन उसके सीड अच्छे नहीं हैं। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे? सीड वाला कैरेक्टर ले लेंगे कि सीड का क्या है, और इसकी हाइट का कैरेक्टर ले लेंगे। और हमें चाहेंगे कि जो थर्ड हमारा बीज बने, सीड बने या वीट बने, उनमें ये दोनों कैरेक्टर हो, मीन्स उसका सीड भी अच्छा हो और हाइट भी अच्छी हो। तो दो ये हमने क्या सेलेक्ट कर लिए? वेरिएबिलिटी सेलेक्ट कर ली, कलेक्ट कर ली। तो दिस स्टेप इज नोन एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसे हम जर्म प्लाज ऑफ कलेक्शन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जर्म प्लाज कलेक्शन, जर्म प्लाज कलेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपने केवल एक कैरेक्टर सोच लिए कि आपको किन कैरेक्टर्स को लेकर, क्या कैरेक्टर्स आपको चाहिए, समझ में आ गया। आपने एक सोच लिया कि आपको ये कैरेक्टर्स चाहिए जो आप वीट में चाहते हो या राइस में चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपकी क्रॉप है उसमें चाहते हो, तो आप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब इसमें क्या होगा? अब देखिए, जब हमने जब ये डिसाइड कर लिया भाई हमें ये कैरेक्टर को लेकर के नया वीट बनाना है, अब हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पहले बार तो एवेल्युएशन करेंगे कि हम सर्च करेंगे भाई हमें ये कैरेक्टर जो है वो मिलेंगे किन प्लांट से। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वीट की बहुत सारी वैरायटी होंगी, मैक्सिको में अलग होगी, कनाडा में अलग होगी, या अमेरिका में अलग होगी, इंडिया में अलग होगी। तो हम उनको एवेल्युएट करेंगे कि जो हमने तैयार करना है वो हमें पर्टिकुलर किस किस वीट की स्पीसीज से हमें वो सब मिलेगा। ठीक है, अनदर चीज़, जब हमने इवेल्युएट कर लिया कि हाँ भाई जो हमें हाइट है वो अमेरिका वाले वीट में है, जो सीड की क्वालिटी है वो इंडिया वाले वीट में है, तो हम उनके पेरेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई जब हमने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे अब। ठीक है, मिस मेल फीमेल के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, फिर उनके हमें प्रोजेनी मिलेंगे और बहुत सारे प्रोजेनी मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉस कराया इनके, अब जरूरी नहीं है अब प्रोजेनी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अब उन प्रोजेनी की हम टेस्टिंग करेंगे। भाई सपोज इन दोनों की क्रॉसिंग कराने से हमें यहाँ पर 6 प्रोजेनी मिले। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 6 के 6 प्रोजेनी में सीड और हाइट जो दो कैरेक्टर हम चाह रहे हैं, हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, वो उस पर्टिकुलर सारे के सारे 6 के 6 प्रोजेनी में आए। ऐसा नहीं है, वो किसी किसी में ही आए होंगे। तो हमें वहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी जो इसका रिजल्ट आया होगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसकी हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। फिर अगेन जिनमें हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स आएंगे या कैरेक्टर आएंगे उनका हम सिलेक्शन करेंगे। उन्हें रिकॉम्बिनेंट्स बोला जाता है। टेस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स,
समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब हमने प्रोजेनी हमको मिल गई, बहुत सारी प्रोजेनी मिली, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, हमें उस पर देखेंगे भाई हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे वो किन किन प्रोजेनी में आए। और जब हमको सपोज 6 में से आउट ऑफ 6 हमारे पास 2 ऐसे सीड हमको मिले जिनके पास हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स थे या कैरेक्टर थे, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। समझ में आ गया। और फोर्थ लास्ट स्टेप आपका आएगा कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन उसका कर देंगे एक लार्ज स्केल में, फिर हम उसका प्रोडक्शन कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग करने के, जो काफ़ी लेंदी स्टेप्स है, ठीक है, सॉरी मतलब लेंदी प्रोसेस है, जिसे करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। हमें यहाँ पर डिज़ायरेबल ट्रेस हम मिल जाते हैं। तो आई होप आज का जो ये वीडियो लेक्चर था प्लांट ब्रीडिंग कि प्लांट ब्रीडिंग क्या था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, एंड प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करेंगे, क्या इसके मेन स्टेप्स होते हैं, ये हमने सीख लिए। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करें जो पेस्ट रेसिस्टेंस हो, डिजीज़ रेसिस्टेंस हो, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।